मध्य प्रदेश में पंचायत निर्वाचन पूरी तरह से एक तरह से राज्य सरकार की नाकामी के कारण यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के मतदाताओं के लिए, यहाँ के कैंडिडेट्स के लिए और सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ चुका है। इस कारण से ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक तरह से ये पंचायत निर्वाचन पूरी तरह से जो है एक मजाक बन गया है। और पंचायत निर्वाचन के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है, और वो सिर्फ इस कारण से ही ऐसा हुआ है क्योंकि राज्य सरकार की जो एरोगेंसी है उसके कारण से ही ऐसा हुआ है। क्योंकि सामान्यतः यही होता है कि जब कोई एक राजनीतिक दल कोई पहले दूसरा निर्णय लेता है और बाद में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सत्ता जो है आ जाती है, तो उनका मकसद केवल यही रहता है कि पहले राजनीतिक दल ने जो काम किया था उसके विपरीत काम करना है। तो यही हाल जो है मध्य प्रदेश का हुआ। मध्य प्रदेश में चूंकि 2019 में ही परिसीमन का काम जो है, पंचायतों के परिसीमन का काम, जो वार्डों का जो आरक्षण है वो हो चुका था, और उसके बाद जो है फिर वो उसका चुनाव जो है होना था, परंतु जो है वो समय पर चुनाव नहीं हो पाया और बाद में उसको अध्यादेश के द्वारा जो है उन चीज़ों को नकार दिया गया और ऐसा अध्यादेश जारी करवाया गया जिससे जो है 2014 की स्थिति के अनुसार ही जो है पंचायत के निर्वाचन जो है होने की स्थिति आ गई। और तदनुसार मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को उसी अनुसार जो है अधिसूचना जारी करना पड़ी। जबकि स्पष्टतः मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 और पंचायत नियम तथा संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत बिल्कुल यह स्पष्ट व्यवस्थाएं दी हुई हैं कि इस तरह के जो भी कोई पंचायत निर्वाचन होते हैं, जो आम निर्वाचन होते हैं, वो विधिवत परिसीमन के पश्चात और चक्रानुक्रम अनुसार ही होंगे। लेकिन जब इस तरह का अध्यादेश लागू कर दिया गया और जिसके कारण से निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के कारण बेबस होकर के उन्होंने अधिसूचनाएं जारी की। यद्यपि उनको भी देखने का था कि वो देखते कि वास्तव में राज्य सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है क्या उस अनुसार जो है चुनाव कराया जा सकता है, परंतु उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने समझा कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारा काम केवल निर्वाचन कराना है। और तदनुसार जो है 2014 की स्थिति में ही जो है उसे निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। जैसे ही अधिसूचना जारी हुई वैसे ही प्राइवेट व्यक्तियों ने और कुछ राजनीतिक दलों ने जाकर के उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर दी। यद्यपि ये जो याचिकाएं थी, खासतौर से याचिकाएं तो इसलिए दायर की गई थी उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में कि क्या वास्तव में जो है यहाँ पर जो परिसीमन के अनुसार, जिस परिसीमन के अनुसार या जिस क्रमानुसार जो है निर्वाचन होना चाहिए था उस अनुसार निर्वाचन नहीं हो रहा है। परंतु 17 दिसंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य मैटर में ओबीसी का जो है आरक्षण को एक स्थगित कर दिया और जो है तदनुसार जो है उसके बाद स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। अब राज्य सरकार के पास कोई ऐसी चीज़ बचती ही नहीं थी। अब उनके केवल जो है सामने यही चीज़ जो है बच रही थी बहाना बनाने के लिए कि ओबीसी का जो है आरक्षण पर रोक लग गई है और बिना ओबीसी वर्ग के जो है इसको निर्वाचन को जो है नहीं कराया जा सकता है। तदनुसार जो है चूँकि उन्होंने उस समय तो अध्यादेश को जो है निरस्त किया नहीं, लेकिन सबसे पहले विधानसभा में इस तरह का एक संकल्प पारित हुआ कि जो है बिना पिछड़े वर्ग के जो है सहभागिता के जो है इस निर्वाचन को संपन्न नहीं कराया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये विधानसभा में जो है एक संकल्प पारित किया गया और उसके बाद जो है जो राज्यपाल जी के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था निर्वाचन संपन्न कराने के लिए, उस अध्यादेश को 26 दिसंबर 2021 को पुनः राज्यपाल जी के पास भेज करके कैबिनेट का जो निर्णय था उसके आधार पर राज्यपाल जी ने फिर जो है उसको 26 दिसंबर 2021 को जो है पूर्व के अध्यादेश को निरस्त कर दिया। जब ऐसा हुआ तो 26 दिसंबर को जब ये अध्यादेश के द्वारा जो है निर्वाचन जो है एक तरह से निष्प्रभावी हो गया, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 28/12/2021 को उसी अध्यादेश का सहारा लेकर के कि ये निर्वाचन के इम्पैक्ट होंगे, इस कारण से जो है अब निर्वाचन संपन्न नहीं कराया जा सकता है। और 28 दिसंबर 2021 को राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतलब जो है उस निर्वाचन प्रक्रिया को
जो उनकी अधिसूचना थी उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। फिर भी राज्य सरकार अपने बात पर जो है एक तरह से एडमेंट और बिल्कुल जो है तरह ये कह सकते हैं कि उन्हें मतलब ये था कि जो कि पूर्व की जो पार्टी थी, पूर्व की जो सरकार थी 2019 के समय में, और उन्होंने जो परसीमन कराया था, अब उस परसीमन का भी कोई इम्पैक्ट नहीं रह गया। तो उन्होंने अभी 30 दिसंबर 2021 को पुनः एक नया जो है अध्यादेश ला करके जो है एक निर्देश जारी किए हैं, और उसमें ये निर्देश जारी किए हैं कि जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें यही है कि चाहे वो पंचों का और ये सरपंच का और जनपद और जिला पंचायत के वार्डों का पर जो निर्वाचन क्षेत्र है वो जो है करीब जो है 1.5 साल जो है तक जो है प्रभावी रहेगा, और यदि नहीं हो पाता है तो वो निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह से है कि एक तरह से पुनः जो है ये परसीमन होगा, तो परसीमन में अभी बहुत सारा समय लगेगा। और दूसरी ओर ऐसा भी है कि राज्य निर्वाचन आयोग चूंकि अब नया वर्ष लागू हो गया, तो 1 जनवरी हर वर्ष राज्य निर्वाचन हो, चाहे जो है भारत का निर्वाचन आयोग हो, हर वर्ष जो है उसको मतदाता सूची का जो है 1 जनवरी की स्थिति में संक्षिप्त परीक्षण कराना पड़ता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायतों के निर्वाचन के लिए पुनः जो है एक संक्षिप्त जो पुनरीक्षण होता है मतदाता सूची का, उसके लिए भी उन्होंने कार्रवाई जो है घोषित कर दी है। तो एक और तो अभी अब मतदाता सूची जो है राज्य निर्वाचन आयोग बनवाने का काम करेगा, और दूसरी ओर राज्य सरकार ने जो अध्यादेश अभी 30 दिसंबर 2021 को जारी किया है उसके अनुसार पुनः जो है परसीमन होगा। तो एक तो अभी इसी चीज में मतदाता सूची की तैयारी में और परसीमन में, तदनुसार उसके बाद चक्रानुक्रम में जो है काफी समय लगा रहेगा। और दूसरे अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जनवरी को जो प्रकरण ओबीसी के आरक्षण के संबंध में लगा हुआ था, उसके संबंध में आज तो वहां पर फाइनल हियरिंग नहीं हुई, और पुनः जो है सर्वोच्च न्यायालय ने उसको 17 जनवरी 2021 की तिथि मतलब जो है लगा दी है, और शायद उसको एक साथ कर दिया है कि महाराष्ट्र में जो नगरीय निकायों के चुनाव के संबंध में जो आरक्षण की स्थिति थी, और वो 17 जनवरी को दूसरे महाराष्ट्र राज्य के नगरीय निकाय का और यहाँ के पंचायत राज का जो है एक साथ जो है सुनेंगे। एक तो ये है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब 17 दिसंबर 2021 को ओबीसी के निर्वाचन पर आरक्षण पर जो रोक लगाई थी, वो खास तौर से इस कारण से लगाई थी क्योंकि उसमें राज्य सरकारों को जो निर्देश थे, राज्य सरकार को जो निर्देश थे उस पर से उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया था। यद्यपि उन्होंने अभी निर्देश जारी किए हुए हैं, और उसमें यह है कि प्रत्येक मतदान केंद्र वार जो है और जो है उसके निर्वाचन क्षेत्र वार्ड वार जिसको बोलते हैं, ग्राम पंचायत का जो पंच वार्ड होता है उसके अनुसार टोटल जो है कितने ओबीसी के मतदाता हैं उसका जो है एक्सरसाइज करवा करके और उसके लिए तारीख डिसाइड की हुई है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि चूंकि नगरीय निकायों के चुनाव भी जो है इस राज्य में बाद में होना है, और जब महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह का प्रकरण जो है लंबित है जिसमें वहां नगरीय निकाय की नगरीय निकाय में पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन की बात है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को नगरीय कल्याण विभाग के द्वारा जो है सूचना जारी करवा करके उसमें भी कम से कम एक पत्र निर्देश जारी करवा करके उसकी भी उनको एक जानकारी जो है हासिल करना थी कि नगरीय क्षेत्र में ओबीसी की क्या स्थिति है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यह है कि अभी राज्य सरकार ने कितनी तैयारी की है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय आज वैसे भी नहीं सुन पाते, क्योंकि राज्य सरकार अभी तैयारी के साथ तो जा नहीं पाता, क्योंकि राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे उसके संबंध में उनकी तैयारी चल रही है, और ओबीसी के मतदाताओं का जो है एक तरह से वो जनगणना ही करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तो टाइम जो है तीनों तरफ से काफी लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय में ये भी नहीं कहा जा सकता कि 17 जनवरी को फाइनल ही हो जाएगा। तो एक और तो मतदाता सूची के तैयारी की का काम चल रहा है, दूसरी ओर यहाँ पर जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो है परसीमन का काम पुनः होगा, और सर्वोच्च न्यायालय में मैटर तभी डिसाइड हो सकता है जबकि यदि उन्होंने एक साथ ले लिया है महाराष्ट्र राज्य का और मध्य प्रदेश राज्य का, जब राज्य सरकारें जो है सही ढंग से जानकारी जो है उसमें दे पाए। दूसरा जो मसला है ओबीसी के आरक्षण के बारे में, तो ओबीसी का आरक्षण जो है उसको नौकरियों में जो इंदिरा साहनी के केस में जो बनाया गया है, तो इंदिरा साहनी का केस तो वो नौकरियों के संबंध में है, लेकिन यहाँ भी उसको जो है नगरीय निकायों में और पंचायत राज निर्वाचन वगैरह में भी उसको जो है लेते हैं। तो इसमें तो कायदे से जो है ये सारी स्थितियां जो बार बार निर्मित होंगी दूसरे राज्यों में भी निर्मित होंगी। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है
कि ओबीसी के आरक्षण के संबंध में ओबीसी की आबादी और जनसंख्या को देखते हुए, चूंकि ओबीसी की आबादी जो है केंद्र में 52% प्रत्याशित है और जो है मध्य प्रदेश में तो वैसे 51% मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में तो उन्होंने जानकारी बताई है। तो ओबीसी का पर्याप्त आरक्षण जो है होना जरूरी है और केवल 13%, 14% या 27% की जो बात कहते हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। ये तो एक निर्वाचन है और निर्वाचन में जो है रिप्रेजेंटेशन जो होता है, प्रतिनिधित्व होता है ओबीसी वर्ग का, वो जरूरी है। तो इन सब बातों के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार कुछ इस तरह के स्टेप उठाए कि वो जो है उसका एक सही निकाल हो और बार बार जो है कोर्ट कचहरी जो है नहीं करना पड़े और जिससे जो है मतलब जो है ओबीसी वर्ग को भी अनावश्यक परेशानी नहीं हो।